हेलो दोस्तों, मैं फिरोज खान। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम देखेंगे परिसीमा एक्ट अधिनियम 1963। यहाँ पर आज लास्ट वीडियो होगा और इसी के साथ परिसीमा अधिनियम 1963 खत्म हो जाएगा। दोस्तों, बहुत जल्द अब हम आईपीसी इंडियन पेनल कोड को स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमारी तैयारी चलती रहे और सभी इसका फायदा उठाएं और सिविल जज की तैयारी करें। आइए देखते हैं धारा 17, कपट या भूल का प्रभाव। कपट या भूल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक। गलतियां हो जाती हैं, उसका क्या प्रभाव रहेगा, तो सुनिए। व्यक्ति की भाषा, उपधारा 1, जहां किसी ऐसे वाद या आवेदन के मामले में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा कोई परिसीमा काल विहित है का यह आवेदन प्रतिवादी या प्रत्यार्थी उसके अभिकर्ता या कपट पर आधारित है। तो जहां पर भी कपट या भूल के कारण कोई वाद होगा तो उसमें परिसीमा काल को परिसीमा काल को नहीं जोड़ा जाएगा, परिसीमा काल को अपवर्जित कर दिया जाएगा। धारा 17 बताती है, ये कोई आईएमपी नहीं है। बस में इतना ध्यान रखें, कपट और भूल का प्रभाव धारा 17 बताती है, ठीक है, जिसके लिए परिसीमा काल को वर्जित कर दिया जाएगा भूल क्या कपट के कारण की गई समय को, ठीक है। उसके बाद धारा 18 है, जो 2016 में पूछी गई है सिविल जज के एग्जाम में। लिखित अभिस्वीकृति का प्रभाव, सुनिए। इसकी उपधारा 1, यहाँ किसी संपत्ति या अधिकार विषयक बात का आवेदन के लिए विहित काल के अवसान से पहले किसी संपत्ति या अधिकार विषयक दायित्व की लिखित अभिस्वीकृति की गई है। क्या की गई है? लिखित अभिस्वीकृति की गई है। इफेक्ट ऑफ नॉलेजमेंट इन राइटिंग, तो जो उस पक्षकार द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसी संपत्ति का अधिकार का दावा किया जाता है, क्या बोल रहे हैं, उस पक्षकार द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया जाता है, या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जिसमें वह अपना अधिकार या अपना दायित्व उत्पन्न करता है, हस्ताक्षरित है वहां उस समय से जब वह स्वीकृति द्वारा इस प्रकार हस्ताक्षरित की गई थी, वह भी लिखित पर हस्ताक्षरित कर देता है। एक नया परिसीमा काल संगठित किया जाएगा। कब किया जाएगा? जब वो लिखित अभिस्वीकृति दिया जाएगा और उस पर हस्ताक्षरित की गई है, तो फिर एक नया परिसीमा काल की संगठित किया जाएगा। उपधारा 2 बताती है, जहां की वह लेख जिसमें अभिस्वीकृति अंतर्विष्ट है, वहां लेख जिसमें अभिस्वीकृति अंतर्विष्ट है, शामिल है, बिना तारीख का है, कोई तारीख नहीं डली है, तो वहां उस समय के बारे में जब हस्ताक्षरित किया गया है तथा मौखिक साक्ष्य दिया जा सकेगा। हस्ताक्षरित किया गया है, क्या बोला कि मौखिक साक्ष्य दिया जा सकेगा, किंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा के उपबंधों के अधीन ये है कि उसकी अंतवस्तु का मौखिक साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाएगा। और हमारी इंडियन एविडेंस एक्ट बताता है कि मौखिक साक्ष्य को ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो इसका स्पष्टीकरण बताता है कि अभिस्वीकृति पर्याप्त हो जाएगी यदि भी उस संपत्ति या अधिकार की यथावत प्रकृति का निर्देशन ना करती हो, अथवा वह प्रतिपादन करती है कि संध्या परिधान पालन या उपभोग का समय अभी नहीं आया है, अथवा संध्या परिधान या पालन के उपभोग के अनुच्छेद के इनकार सहित हो, तो मुजराई के दावे से युक्त हो, अथवा संपत्ति का अधिकार के हकदार व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को संबंधित हो, ठीक है। तो धारा हमारी 18 बताती है कि लिखित अभिस्वीकृतियों का प्रभाव, क्या प्रभाव रहेगा और इस समय पर क्या अपवर्जन होगा, ठीक है। धारा 19, ये भी सिर्फ आप सुन लीजिए। ऋण लेखे या वश्य संपदा ब्याज लेखे का संध्या का प्रभाव। ऋण लेखे, जब हम लोन लेते हैं, वो लोन वश्य संपदा का ब्याज लेखे संध्या का प्रभाव। अब जहाँ की ऋण जब ऐसे संपदा की संध्या के लिए व्यक्ति द्वारा या उसके नियमित समक अभिकृत व्यक्ति द्वारा कोई संध्या या ऋण लेखे के लिए वश्यत ब्याज सही लेखी अवसर पर पूर्व किया जाता है, तो वहाँ समय से जब संध्या किया गया था, नया परिसीमा काल संगठित किया जाएगा, ठीक है भाई। धारा को इतना ही याद रखिएगा, ये भी तो पूछी नहीं, इतनी आईएमपी नहीं है। तो धारा 18 आईएमपी है मोस्ट। 20 भी आप ध्यान रखिएगा, जब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति का संध्या के क्या प्रभाव पड़ेगा। जब कोई अन्य व्यक्ति संध्या अभिस्वीकृति करता है तो उसका संध्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारा 20 बताती है। ये भी आईएमपी नहीं है। धारा 21 ये आईएमपी है,
ये एमपीएडी और एमपी सिविल दोनों में पूछी जा चुकी है। नया वादी या प्रतिवादी द्वारा प्रतिस्थापित करने या जोड़ने का प्रभाव। अब नया वादी या प्रतिवादी को जोड़ने का क्या प्रभाव पड़ेगा, अब देखते हैं उस परिसीमा काल में क्या परिवर्तन होगा। जहाँ की वाद संचित होने के पश्चात, अब वाद संचित होने के पश्चात, वाद दायर हो गया उसके पश्चात यदि कोई नया वादी प्रतिवादी प्रस्तापित जोड़ा जाए तो वहाँ वाद जहाँ तक कि उसका संबंध है तब संचित किया जाएगा जब इस प्रकार का पक्षकार बनाया गया था, तब संचित किया जाएगा जब इस प्रकार का नया पक्षकार बनाया गया था। परंतु जहाँ न्यायालय का समाधान हो जाए कि नए वादी या प्रतिवादी को अंतरिक्ष करने में लोक भक्तों की भूल से हुई है, किसी व्यक्ति को ऐड करना था उस वाद की दायर में, लेकिन वो कर नहीं पाया, कारण वो भूल गया और भूल सद्भावनापूर्वक हुई है। तो सद्भावनापूर्वक यदि कोई भूल हुई है तो वहाँ ये निर्देश दे सकेगा कि वाद या जहाँ पर ऐसे वादी या प्रतिवादी का संबंध है उसी पूर्व तारीख से संचित किया जाए समझा जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि संचित जब किया जाएगा, जब माना जाएगा जब वो भूलवश सद्भावपूर्वक की कार्रवाई से वो भूल गया हो, अन्यथा ऐसा नहीं कि किसी वादी भूल गए बाद में ऐड करता है कि नहीं हम ऐड करेंगे, उसका प्रभु आपको साक्ष्य देना होगा कि हम भूलवश सद्भावनापूर्वक भूले हैं हम इस चीज़ को। ठीक है, सद्भावनापूर्वक की गई सब चीज को जोड़ा जाए, भूल को और समय का वर्जित कर दिया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो पैरा 2 की बात ऐसे मामले को लागू ना होगी जिसमें वाद से लंबित रहने के दौरान हुए किसी समित समाधान के नियमावली के कारण कोई पक्षकार जोड़ा या प्रतिनिधित्व किया जाए जिसमें कि वादी को प्रतिवादी, प्रतिवादी को वादी बनाया जाए। ठीक है, धारा 21 नया वादी या प्रतिवादी प्रस्तावित करने जोड़ने का प्रभाव क्या होगा। ठीक है, आईएमपी है। धारा 22 ये भी आईएमपी है। चालू रहने वाले भंग और अपकृत्य, तो चालू रहने वाले निरंतर ने किसी चालू रहने वाले संविदा या भंग या चालू रहने वाले अपकृत्य की दशा में रॉन्गफुल में एक नया परिसीमा का उस दौरान प्रतिक्षण चलना आरंभ होता रहता है जिस समय यह स्थिति ऐसा भंग या अपकृत्य चालू रहे। ठीक है, अपकृत्य जब चालू रहेगा, क्या चालू रहेगा, हमारा परिसीमा काल, उस नया परिसीमा काल उस समय के दौरान प्रतिक्षण चालू रहना चलना आरंभ होता रहता है जब उसमें यथास्थिति ऐसा भंग या अपकृत्य चालू रहे। ठीक है, धारा 23 उन कार्यों के लिए प्रतिकर का वाद जो विशेष न्यायालय के बिना अनुयोज्य ना हो, उन कार्यों के लिए प्रतिकर जो विशेष नुकसान के बिना अनुयोज्य ना हो। नुकसान क्या होना चाहिए, विशेष नुकसान, तब तक वो अनुयोज्य ना होंगे। सुनिए इसकी भाषा, उस कार्य के लिए जिसमें कोई वाद हेतु तब तक उद्भूत नहीं होता जब तक कि उसे कोई विनिष्ट क्षति वस्तुतः नहीं होती, विशिष्ट क्षति वस्तुतः नहीं होती। प्रतिकार के वाद की दशा में परिसीमा काल उस समय संगणन किया जाएगा जब वहाँ क्षति हो जाए। ठीक है, कब किया जाएगा गणना, जब वहाँ क्षति हो जाए उसके बाद परिसीमा काल की गणना की जाएगी। धारा 23 उन कार्यों के प्रतिकार का दावा जो विशेष नुकसान के बिना अनुयोज्य ना हो, विशेष नुकसान के बाद ही उसको परिसीमा में ऐड किया जाएगा, जब तक उसे ऐड नहीं किया जाएगा अनुयोज्य ना होगा। धारा 24 ये भी आईएमपी है। लिखितों में वर्णित समय की संगणना, सब लिखित है इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर को विनिश्चित करके लिखी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ग्रेगोरियन कैलेंडर को विनिश्चित करके लिखी जाएगी। जो हमारे जो लिखित जो संगणना की जाएगी वो किस कैलेंडर से की जाएगी, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर से विनिश्चित करके लिखी गई समझी जाएगी। धारा 24 ध्यान रखिएगा। अध्याय 4 कब्जे द्वारा स्वामित्व का अर्जन, कब्जे द्वारा स्वामित्व का अर्जन। धारा 25 सुखाचार का चुरभोग द्वारा अर्जन। सुखाचार का कहाँ पर अर्जन हो रहा है, चुरभोग द्वारा। आइए देखते हैं, यहाँ किसी निर्माण के उपयोग के साथ साथ हम किसी चीज निर्माण के साथ साथ क्या करते हैं, उसके प्रकाश वायु की प्रकाश है ना। अब निर्माण के साथ साथ हमें वायु की आवश्यकता होगी, है ना। वायु प्रवेश के उपयोग का उपयोग सुखाचार के तौर पर सदाधिकार अन्य बिंदु के बिना 20 वर्ष से शांतिपूर्वक किया गया हो। भवन निर्माण के साथ साथ प्रकाश या वायु का प्रयोग 20 वर्ष तक शांतिपूर्वक किया गया हो, तो जहाँ किसी मार्ग का जल सरणी या किसी जल के उपयोग अथवा किसी सुखाचार का चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक उपयोग ऐसे व्यक्ति ने सुखाचार के तौर पर और सदाधिकार उस पर हक रखने अथवा दावा करता हो, तो बिंदु के बिना 20 वर्ष तक शांतिपूर्वक खुले पर तौर पर किया गया हो, तो वहाँ प्रकाश और वायु के ऐसे प्रकाश और भोग का ऐसे जल सरणी जल के उपयोग अथवा अन्य सुखाचार अधिकार अत्यंत और अजय हो जाएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति ने अपने मकान के साथ साथ जल प्रकाश वायु का प्रयोग किया है और शांतिपूर्वक 20 वर्ष तक किया है, और 20 वर्ष तक करने के बाद वो क्या होगा,
ऐसा अंत्य को अजय हो जाएगा। ठीक है, इसकी उपधारा 2 देखिए 25 की कि 20 वर्ष तक की उक्त कला अवधि में से हर एक ऐसी कला अवधि मानी जाएगी जिसका अंत उस बात की संचित किए जाने के अविहित पूर्व 2 वर्ष के भीतर हुआ हो। ठीक है, हर एक ऐसी कला अवधि जो मानी जाएगी जिसका अंत उस बात की संचित किए जाने से 2 वर्ष पूर्व हुआ हो, जिसमें यह दावा ऐसी कला अवधि संबंधित है, प्रतिपादित किया जाता है। जहां की संपत्ति जिस पर किसी अधिकार का दावा उपधारा 1 के दिन किया जाता है सरकार की हो, या वहां उपधारा ऐसी पढ़ी जाएगी मानो 20 वर्ष शब्दों के स्थान पर 30 वर्ष शब्द प्रतिस्थापित किया गए हों। ठीक है, ठीक है। धारा 26 अनुसेवी संपत्ति के उत्तरभोगी पक्ष में अपवर्जन महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रखिएगा सिर्फ इतना। अनुसेवी संपत्ति के उत्तरभोगी के पक्ष में अपवर्जन। धारा 27 पूछी जा चुकी है सिविल जज 2013 में। संपत्ति पर के अधिकार का निवापित होना उस कला अवधि के पर्यावासन पर जो किसी संपत्ति के कब्जे द्वारा वास संचित किए जाने के निमित्त किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा द्वारा परिसीमित है, ऐसी संपत्ति पर उसका अधिकार निरूपित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, संपत्ति के अधिकार का निरूपित होना। धारा 27, धारा अध्याय 5 अंतिम प्रकरण। धारा 28 संशोधन हो गया 1974 तथा 2 तथा पहली अनुसूची द्वारा निश्चित कर दिया गया इसे। धारा 29 सेविंग व्यक्तियां कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 25 का यहाँ प्रभाव नहीं डालेगी। धारा 29 से बता रही है कि इस अधिनियम की कोई भी बात भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 25 पर प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है, और धारा 30 उन वादों के लिए उपबंध जिनकी विहित कला अवधि इंडियन लिमिटेशन एक्ट द्वारा 1908 द्वारा कला कम है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। और धारा 31 वर्जित या लंबित वादों के बारे में उपबंध, वर्जित या लंबित वादों के बारे में उपबंध। और धारा 32 निरसन 1974 की धारा 2 तथा पहली अनुसूची द्वारा इसे निश्चित कर दिया गया है। इसकी 232 धारा है। महत्वपूर्ण धारा मैं आपको बता चुका हूँ, वो उन्हीं पर आप ध्यान रखें, उन्हीं को बार बार रिपीट करें और उन्हीं को समझें। बाकी इतनी महत्वपूर्ण धाराएं नहीं हैं। ये आज हमारा परिसीमा एक्ट अधिनियम 1963 समाप्त हुआ। ठीक है, अब हम बहुत जल्द एक नया एक्ट शुरू करेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।